दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के न्यायिक पिरामिड में वह कौन सी शक्ति है जो राज्यों की सुप्रीम पावर कहलाती है? एक ऐसी संस्था जो 1862 से भारत में न्याय की मशाल जलाए हुए है। अक्सर हम सुप्रीम कोर्ट की बात तो करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट यानी हाई कोर्ट कैसे काम करता है? कैसे नियुक्त होते हैं इसके जज और क्या है वो कॉलेजियम सिस्टम जिसे लेकर सरकार और न्यायपालिका हमेशा आमने सामने रहती है? नमस्कार, मैं हूं निवृत्ति। आज के इस वीडियो में हम उच्च न्यायालय पार्ट 1 की पूरी कहानी समझेंगे। अगर आप यूपीएससी, एमपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है। चलिए न्याय के इस सफ़र को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में रहने वाले हर नागरिक को न्याय मिल सके, इसके लिए संविधान ने एक बहुत ही व्यवस्थित न्यायपालिका बनाई है। भारत में एकल समेकित यानी इंटीग्रेटेड न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचले कोर्ट तक सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इस ऊंचे पिरामिड में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से तो नीचे आता है, लेकिन जिला अदालतों के ऊपर कार्य करता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति सबसे ऊपर यानी शीर्ष पर होती है। राज्य में इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता। चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का गठन सबसे पहले अंग्रेजों के ज़माने में 1862 में हुआ था। उस समय 3 मुख्य शहरों कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में इसकी स्थापना हुई। इसके कुछ ही सालों बाद 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के बाद जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो पुराने प्रांतों के जो उच्च न्यायालय थे वे संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय बन गए। हमारे संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के बारे में विस्तार से बताया गया है। अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 ने संसद को पावर दी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही साझा यानी कि कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। आज देश में कुल 25 उच्च न्यायालय है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली ऐसा जिसका अपना अलग हाई कोर्ट है 1966 से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक ही साझा कोर्ट है, जबकि बाकी केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी राज्यों के कोर्ट के अधीन आते हैं। हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीश होते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, संविधान में जजों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। यह राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि काम के बोझ के हिसाब से कितने जज होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के लिए राष्ट्रपति भारत के सीजेआई और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हैं। अन्य न्यायाधीशों के लिए ऊपर के 2 लोगों के साथ साथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह ली जाती है। जजों की नियुक्ति में परामर्श का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने 1998 तीसरे न्यायाधीश मामले में साफ किया कि सीजेआई अकेले राय नहीं देंगे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जजों की समूह से सलाह लेनी होगी। इसी को हम कॉलेजियम कहते हैं। 2014 में सरकार ने इसे बदलने के लिए एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट का मानना था कि इससे न्यायपालिका की आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए आज भी कॉलेजियम सिस्टम ही चलता है। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्या चाहिए? भारत का नागरिक हो, 10 साल तक न्यायिक कार्य का अनुभव हो या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो। याद रखें,
हाई कोर्ट के लिए कोई न्यूनतम उम्र नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है। जजों को शपथ राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। वेतन की बात करें तो 2018 के बाद से मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख और अन्य जजों को 2.25 लाख रुपए प्रति माह मिलते हैं। इनका वेतन राज्य की संचित निधि से आता है, लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। यह एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है। तो दोस्तों, ये थी उच्च न्यायालय के गठन और जजों की नियुक्ति की पूरी कहानी। लेकिन असली रोमांच तो अभी बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि क्या होता है जब संसद किसी जज को हटाना चाहती है। हाई कोर्ट के पास वो कौन सी जादुई रिट है जो आपके अधिकारों की रक्षा करती है, और क्यों इसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग पार्ट 2 में। तब तक के लिए अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और लर्न विद स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। जय हिंद।